मार्शल सम्राट, यह वह क्षेत्र है जिसका सपना अनगिनत मार्शल आर्ट्स अभ्यास करने वाले देखते हैं। यह क्षेत्र पहले से ही ग्रेट सिहलवर्ष क्षेत्र में शीर्ष स्तर माना जाता है। सप्ताह के दिनों में हम केवल हरिहर पल्लव के बारे में अफवाहें सुन सकते हैं, लेकिन किसी ने हरिहर पल्लव को देखा नहीं है। अब न केवल हम मिले हैं, बल्कि दो हैं। दो मार्शल सम्राटों का एक दूसरे के खिलाफ लड़ना एक ऐसा दृश्य था जो कई लोगों को अपने जीवन में शायद ही कभी देखने को मिले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं दो मार्शल सम्राटों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखूंगा। यह मेरे जीवन के लायक है, समर्थ ने उत्साह से कहा। हरिहर पल्लव एक ऐसी शख्सियत थे जो सिहल वर्ष के शिखर पर खड़े थे। दो सम्राटों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखना बहुत दुर्लभ बात थी। यह भविष्य में एक बड़ी बात होगी। हवा में खड़े दो लोगों को देखते हुए रुद्र के चेहरे पर गंभीर भाव था। चलो, जल्दी चलो। रुद्र ने अचानक स्नेहा को खींचा और साथ ही समर्थ को पकड़ लिया। जल्दी जल्दी करो, और अंकल ये से कहो कि कियारा को ले जाएं और एक छोटी बादल नाव में चले जाएं। एक छोटी बादल नाव में चले जाएं? समर्थ ने आश्चर्य से देखा। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी करो, समय मत बर्बाद करो, रुद्र चिल्लाया। ये शब्द सुनकर समर्थ कांप गया और हमेशा से ज्यादा तेजी से केबिन में दौड़ा और फिर अंदर चिल्लाया। रुद्र अंदर दौड़ने वाला था, लेकिन अचानक उसकी भौहें उछल गईं और उसकी आंख के कोने से उसने देखा कि नीली चमक बिखेरने वाला मार्शल सम्राट कार्रवाई कर रहा था। अत्यधिक विकृति के तहत भयानक शक्ति को बादल नाव पर हमला करते हुए देखा गया। अचानक रुद्र के दिमाग में एक विचार आया। दूसरा पक्ष सभी मानव और सामग्री साक्ष्य को नष्ट कर रहा था। इस तरह की चीज असामान्य नहीं थी, क्योंकि सुद्रस की स्मृति में ऐसे कई उदाहरण थे। इसके अलावा सुद्रस ने खुद भी ऐसा किया था। एक बादल नाव में दसियों हजार लोग होते हैं। इन लोगों की जान हरिहर पल्लव की नजर में कुछ भी नहीं थी। वे चींटियों की तरह आसानी से नष्ट हो जाते थे। बादल नाव की रक्षा करने वाली सरणी चमक उठी और उस पल रुद्र ने पहले ही स्नेहा को बाहर खींच लिया और बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन रुद्र ने अभी भी की भयानक शक्ति को कम आंका। धमाका! बादल नाव का एक तरफ कुचल गया और रक्षा सरणी तुरंत टूट गई। बुरा हुआ, रुद्र का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि स्नेहा हवा के प्रभाव से उड़ गई थी और ऊंचाई से गिरने वाली थी। स्नेहा इतनी ऊंचाई से गिरने पर निश्चित रूप से मर जाएगी। दो ध्रुव टूट गए। रुद्र ने हवा में चाकू निकाला और उसे काट दिया। तलवार की ऊर्जा उमड़ पड़ी, जिससे हवा का प्रभाव उलट गया। स्नेहा दूसरी तरफ झटका खा गई और उसने समय पर नाव के खंभे को भी पकड़ लिया ताकि वह गिर ना जाए। लेकिन बाकी लोगों का भाग्य इतना अच्छा नहीं था। कई लोग प्रतिक्रिया करने से पहले ही गिर गए और चीखें लगातार सुनाई देती रहीं। छोटी बादल नाव पर चढ़ो! रुद्र हवा के प्रभाव से टकराया और स्नेहा के पास नहीं पहुंच सका। इसलिए वह केवल दांत पीसकर स्नेहा को चिल्लाया। स्नेहा ने रुद्र को गहरी नजर से देखा और हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने दांत पीसे और पास की एक छोटी बादल नाव में दौड़ने के लिए मुड़ गई। कुछ मार्शल आर्ट्स अभ्यास करने वाले भी छोटी बादल नाव में दौड़े। रुद्र ने छोटी बादल नाव को अलग होते देखकर राहत की सांस ली। कम से कम स्नेहा के पास जीवित रहने का मौका था। जहां तक समर्थ और बाकियों की बात है, रुद्र ने नहीं देखा कि एकल केबिन भी हवा के प्रभाव से टूट गया था और वह जगह बेहद अराजक थी। जिस बादल नाव में वे सवार थे, वह विघटित होकर नीचे गिर रही थी। मार्शल आर्ट्स अभ्यास करने वाले उन छोटी बादल नावों की ओर पागलपन से दौड़े। रुद्र एक नाव की ओर दौड़ने वाला था, लेकिन पूरे आकाश में नीले प्रकाश के बिंदु मूसलाधार बारिश की तरह बरस पड़े। भयानक शक्ति ने अंतरिक्ष को भेद दिया और सभी दिशाओं में भाग रही छोटी बादल नावें छेद हो गईं। रुद्र का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि स्नेहा की छोटी बादल नाव इस आपदा से बच नहीं सकी। स्नेहा! रुद्र ने दूर देखा। नीले प्रकाश के बिंदुओं को देखते हुए उसकी आंखें बेहद लाल हो गईं और उसकी मुट्ठियों के नीचे नसें लगातार उभर रही थीं। छोटी बादल नाव पीछे से निकली, लेकिन फिर भी नीले प्रकाश बिंदुओं से छेद हो गई और कोई भी नहीं बचा। खटाक! बड़ी बादल नाव टूट गई और तेजी से गिरने लगी। रुद्र ने अपने गुस्से को संभाला और जीवित रहना पड़ा, ताकि उसके पास बदला लेने का मौका हो। गिरने की गति तेज होती जा रही थी।
रुद्र का चेहरा सख्त हो गया और वह बादल नाव के टूटे हुए हिस्से से चिपक गया, क्योंकि यह हिस्सा अभी भी बहुत उपयोगी था। गिरने की गति तेज से तेज होती जा रही थी और रुद्र केवल अपनी तलवार की मंशा को छोड़कर अपने शरीर की रक्षा कर सकता था। सौभाग्य से उसके पास तलवार की मंशा थी। अगर अन्य मार्शल आर्ट्स अभ्यास करने वालों ने आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने शरीर की रक्षा की होती तो आध्यात्मिक ऊर्जा एक पल से भी कम में खत्म हो जाती। रुद्र ने कुछ मार्शल आर्ट्स अभ्यास करने वालों को देखा जिनकी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो गई थी। वे तेजी से गिरे और सीधे जल गए। अभी भी हजारों फीट की दूरी थी जब वह जमीन पर गिरेगा। इतनी तेज गति से गिरने पर रुद्र जानता था कि वह अनिवार्य रूप से मांस में बदल जाएगा, इसलिए उसने मौके पर छलांग लगाई और भारी काले चाकू को निकाला। द्विध्रुवीय तलवार रुद्र ने सबसे मजबूत तलवार से काटा। बल टूटे हुए बादल नाव डेक पर गिरा और उछाल की शक्ति ने रुद्र की गिरने की गति को थोड़ा धीमा कर दिया, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। खून उल्टी करने की इच्छा को दबाते हुए रुद्र ने लगातार काटना जारी रखा। द्विध्रुवीय वार एक के बाद एक चाकू। रुद्र ने पागलपन से सबसे मजबूत तलवार को छोड़ा, अपनी गति को लगातार धीमा किया। 9 तलवारें काटने के बाद उसके शरीर में तलवार की नसें और हड्डियां टूट गईं। हालांकि गिरने की बफरिंग शक्ति न्यूनतम हो गई थी। जब वह जमीन से 10 फीट दूर था, रुद्र जमीन पर जोर से टकराया। उसके आंतरिक अंग टूट गए और 7 छिद्रों से खून बहता रहा। फिर भी रुद्र ने राहत की सांस ली। कम से कम वह बच गया। जहां तक अन्य मार्शल आर्ट्स अभ्यास करने वालों की बात है, जमीन पर पड़े रुद्र ने किसी को जीवित नहीं देखा। रुद्र, जो गंभीर रूप से घायल था, कई बार बेहोश होने वाला था, लेकिन रुद्र अभी भी डटा रहा, क्योंकि वह बेहोश नहीं हो सकता था, वरना वह वहां मर जाता। आंतरिक अंगों से खून बह रहा था और रुद्र ने अपनी आखिरी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके आंतरिक अंगों के घावों को रोक दिया। हिलने में असमर्थ रुद्र केवल जमीन पर लेट सकता था, चुपचाप इंतजार करते हुए जब ऊंचे आकाश से भयानक प्रभाव की आवाजें लगातार सुनाई देती रहीं। ये आवाजें पूरे 3 घंटे तक चलीं। आवाज गायब हो गई और सब कुछ अपने मूल रूप में लौट आया। रुद्र ने आखिरकार अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके खून बहने वाले आंतरिक अंगों को रोक दिया और फिर दांत पीसकर मुश्किल से उठ खड़ा हुआ। रुद्र हर बार हिलने पर हाँफ रहा था, क्योंकि यह बहुत दर्दनाक था और उसका पूरा शरीर दर्द में था और वह गंभीर दर्द था। इसके अलावा उसका शरीर दर्द के कारण अभी भी ऐंठ रहा था, जो सबसे असहज था। इसलिए रुद्र को अनिच्छा से उठने में बहुत समय लगा। रुद्र बादल नाव के खंडहरों के पास रुकने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन मुश्किल कदमों के साथ धीरे धीरे दूर की ओर बढ़ा। जब वह लगभग 5 मील दूर था, एक नीली रोशनी की किरण आकाश से गिरी। धमाका! बादल नाव के खंडहर जमीन के साथ बराबर हो गए। रुद्र ने दांत पीसे। अगर वह अभी उठकर नहीं गया होता तो शायद वह इन बादल नाव खंडहरों की तरह मिटा दिया जाता। रास्ते में रुद्र लगभग 30 किलोमीटर। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की बहाली के कारण उसके आंतरिक अंगों की दरारें धीरे धीरे बंद हो गईं। रुद्र सामान्य लोगों की तरह चलने फिरने में सक्षम हो गया। उसके शरीर का दर्द भी बहुत कम हो गया था। वह पहले जितना गंभीर दर्द और ऐंठन में नहीं था। जब रुद्र आराम करने के लिए जगह ढूंढने वाला था, तभी उसने अचानक सामने जमीन पर बैंगनी कवच पहने किसी को पड़ा हुआ देखा। रुद्र पुरुष और महिला के बीच अंतर नहीं बता सका, क्योंकि हुड ने उन्हें ढक रखा था। रुद्र रुक गया और दूसरी ओर पास नहीं गया, क्योंकि वह उनकी उत्पत्ति या उनके किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे की पुष्टि नहीं कर सका। तुरंत रुद्र पीछे हट गया। अचानक जमीन पर पड़ा बैंगनी कवच वाला मार्शल कलाकार गायब हो गया। बुरा हुआ, रुद्र का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि दूसरी ओर की गति अकल्पनीय थी और रुद्र ने अभी तक यह भी नहीं देखा कि वह कैसे गायब हुआ। तुरंत बाद रुद्र ने अपनी गर्दन को सख्त महसूस किया और दूसरी ओर ने पहले से ही उसकी गर्दन को जकड़ लिया था। तुम स्मार्ट हो। मैं यहाँ तुम्हारा थोड़ी देर से इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम फिर भी पीछे हट गए, जिसके कारण मुझे खुद आना पड़ा। एक धीमी आवाज आई और पुरुष और महिला की पहचान नहीं हो सकी। बोलने के बाद दूसरी ओर जोर से खांसा और एक मुंह खून उगल दिया। खून जमीन पर गिरने के बाद
उसने वास्तव में जमीन में एक बड़ा छेद कर दिया। रुद्र का चेहरा गहरा हो गया। छेद बहुत गहरा था। अकेले खून में इतनी भयानक शक्ति थी। इस व्यक्ति की कल्टीवेशन कितनी मजबूत होनी चाहिए। वरिष्ठ, आप मुझसे क्या चाहते हैं? रुद्र ने कहा। शक्तिशाली ताकतों के सामने अस्थायी समझौता करना जीवित रहने के लिए है, क्योंकि केवल जीवित रहने से ही आप अन्य चीजें कर सकते हैं। लड़के, तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन स्मार्ट लोग अक्सर ज्यादा दुखद तरीके से मरते हैं। बैंगनी कवच वाले मजबूत व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। मुझे केवल इतना पता है कि अगर मैं और मूर्ख होता तो शायद मैं वरिष्ठ के हाथों मर जाता। रुद्र बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने अभी ये शब्द नहीं कहे होते तो शायद दूसरी ओर ने उसे गला घोंटकर मार डाला होता। तुम्हें अपनी चतुराई के लिए आभारी होना चाहिए, बैंगनी कवच वाले व्यक्ति ने हंसी। अगर वरिष्ठ चाहते हैं कि मैं कुछ करूं तो मैं सचमुच करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ मुझे काम पूरा करने के बाद जीवित रहने दें, रुद्र ने गंभीरता से कहा। अचानक रुद्र ने अपनी गर्दन को सख्त महसूस किया और उसकी हड्डियों ने टूटने की आवाज की, जैसे कि वे किसी भी समय टूट सकती थीं। वरिष्ठ, आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, लेकिन मैं मरने से पहले निश्चित रूप से गुस्से में जवाबी हमला करूंगा, रुद्र ने बिना डर के कहा। जवाबी हमला? बस तुम्हारी कल्टीवेशन के स्तर के साथ? बैंगनी कवच वाले व्यक्ति की आवाज में तिरस्कार था। मेरा कल्टीवेशन स्तर ऊंचा नहीं है, लेकिन अगर मैं कुछ शोर मचाना चाहूं तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। वरिष्ठ, मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ कोई शोर चाहते हैं, है ना? रुद्र ने कहा। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत दे रहे हो? बैंगनी कवच वाले व्यक्ति की आवाज में गुस्सा था। मैं वरिष्ठ को धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूं। इसके अलावा अगर मैं मर गया तो निश्चित रूप से कोई मेरे लिए बदला लेगा, रुद्र ने बिना डर के कहा। तुम्हारे लिए बदला लेगा? बैंगनी कवच वाले व्यक्ति ने हंसा। छोटे लड़के, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम्हारे पीछे वाला व्यक्ति मुझे छू सकता है? वरिष्ठ का कल्टीवेशन स्तर बहुत ऊंचा है। आम लोगों की नजर में यह वास्तव में बहुत मजबूत है, जिसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की जा सकती, लेकिन जिन्होंने मुझे मार्शल आर्ट्स का रास्ता सिखाया उनकी नजर में यह कुछ भी नहीं है। मार्शल सम्राट कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह शून्य क्षेत्र को नहीं तोड़ सकता, रुद्र ने हल्के से कहा। शून्य क्षेत्र? बैंगनी कवच वाले व्यक्ति की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने रुद्र का हाथ थोड़ा ढीला कर दिया। आखिरकार छोड़ दिया। रुद्र सतह पर शांत था, लेकिन उसके दिल में वह बेहद घबराया हुआ था। अब गले में अटका हुआ दिल थोड़ा शांत हुआ। अगर दूसरी ओर ने नहीं छोड़ा होता तो शायद वह यहां मर जाता। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसने उसे मार्शल आर्ट्स सिखाया, वह स्वाभाविक रूप से सुद्रस था। हालांकि रुद्र ने सुद्रस की स्मृति से सीखा था, इसे सुद्रस की विरासत का हिस्सा माना जा सकता है। सौभाग्य से मेरे पास सुद्रस की स्मृति है, वरना मैं वास्तव में इस बैंगनी कवच वाले व्यक्ति को धोखा नहीं दे पाता। पता था मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन का स्तर जितना ऊंचा होता है उतना ही सावधान होता है। आखिरकार इस स्तर तक पहुंचना आसान नहीं होता। आमतौर पर लोग खुद को खतरे में नहीं डालते जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। जिसने तुम्हें मार्शल आर्ट्स का रास्ता सिखाया, क्या वह पहले ही शून्य को तोड़ चुका है? बैंगनी कवच वाले मजबूत व्यक्ति ने ठंडे स्वर में पूछा। उस व्यक्ति ने मुझे ठीक से नहीं बताया कि वह किस स्तर तक पहुंच गया है। उसने बस मुझे कहा कि भविष्य में शून्य को तोड़ने के बाद उसे ढूंढने जाऊं, रुद्र ने अस्पष्ट रूप से कहा। शून्य क्षेत्र को तोड़ने के बाद उसे ढूंढने के लिए कहता है? लड़के, क्या तुम सचमुच मुझे मूर्ख समझते हो? तुम्हारा ऊर्जा सागर केवल 30% क्षतिग्रस्त है। यह कहना मुश्किल है कि क्या तुम भविष्य में शून्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाओगे? तुम्हारे कल्टीवेशन स्तर के साथ क्या तुम शून्य को बल से तोड़ सकते हो? बैंगनी कवच वाले व्यक्ति ने ठंडे हंसी के साथ कहा और रुद्र पर मुक्का मारने वाला था। ऊर्जा सागर की क्षति एक दुर्घटना थी। क्या वरिष्ठ सोचते हैं कि ऊर्जा सागर क्षतिग्रस्त होने से वह पूरी तरह अक्षम हो गया है? अगर ऐसा है तो जिसने मुझे मार्शल आर्ट्स का रास्ता सिखाया, वह मुझे तलवार कल्टीवेशन की विधि कैसे सिखाता? रुद्र ने धीरे धीरे कहा। साथ ही उसके शरीर से भव्य तलवार मंशा उमड़ पड़ी। तलवार, नसें और हड्डियां प्रकट हुईं
और तलवार आत्मा उसके शरीर के गहरे हिस्से में समाहित थी। हालांकि यह प्रकट नहीं हुई। तीनों के प्रकट होने के बाद रुद्र ने लोगों को पूरी तरह से अलग अनुभव दिया। जन्मजात तलवार शरीर। तुम्हारे पास वास्तव में जन्मजात तलवार शरीर है। बैंगनी कवच वाले मजबूत व्यक्ति का चेहरा जटिल हो गया। बैंगनी कवच वाले मजबूत व्यक्ति की नजर में रुद्र का पूरा शरीर एक आश्चर्यजनक तलवार मंशा के साथ खिल रहा था। यह तलवार मंशा उसके शरीर के गहरे हिस्से से आती थी, जैसे कि यह इस शरीर से जन्मी हो। यहाँ तक कि साधारण तलवार कल्टीवेशन करने वाले अगर तलवार मंशा को समझ भी लें तो वे रुद्र की तरह नहीं होंगे। जहाँ तलवार मंशा शरीर से उत्पन्न होती है और दिल से मुक्त होती है, यह साधारण तलवार कल्टीवेशन करने वालों और जन्मजात तलवार शरीर के बीच का अंतर है। अगर बाद वाला मामला है तो तलवार कल्टीवेशन के रास्ते पर एक ऐसा भविष्य होगा जिसकी साधारण लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर यह साधारण व्यक्ति होता तो वह सोचता कि रुद्र झूठ बोल रहा है, लेकिन बैंगनी कवच वाला मजबूत व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं था। उसका कल्टीवेशन स्तर बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच गया था। रुद्र ने जो कहा और जो दिखाया वह साधारण मार्शल आर्ट्स अभ्यास करने वालों की पहुंच से बाहर था। क्योंकि तुमने कहा कि जिसने तुम्हें मार्शल आर्ट्स का रास्ता सिखाया वह पहले ही शून्य क्षेत्र को प्राप्त कर चुका है, तो मुझे बताओ शून्य क्षेत्र कैसा होता है। क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हें महत्व देता है तो उससे तुम्हें कुछ बताना चाहिए था। बैंगनी कवच वाले मजबूत व्यक्ति ने जारी रखा, मेरे कल्टीवेशन स्तर के साथ मैं शून्य क्षेत्र को कैसे समझ सकता हूं। जहां तक इस स्तर की बात है, उस व्यक्ति ने बस कुछ शब्दों में समझाया। कहा कि अगर शून्य क्षेत्र चाहिए तो रास्ता ढूंढना होगा। मुझे समझ नहीं आता कि रास्ता क्यों ढूंढना पड़ता है। रुद्र ने कड़वी हंसी के साथ सिर हिलाया। रास्ता ढूंढना? बैंगनी कवच वाला व्यक्ति हल्के से कांप गया। रुद्र दूसरी ओर की प्रतिक्रिया को महसूस कर सकता था, क्योंकि यह बहुत स्पष्ट था। जाहिर तौर पर दूसरी ओर उसे गंभीरता से नहीं ले रही थी, वरना ऐसी सूक्ष्म हरकत को नोटिस नहीं करती। रास्ता ढूंढना शून्य क्षेत्र का एक चरण है जिसे पार करना जरूरी है, जिसका मतलब है अपनी खुद की राह ढूंढना। रुद्र को खास तौर पर समझ नहीं आता कि इसे कैसे समझा जाए, क्योंकि हालांकि सुद्रस की स्मृति में भी यह है, वह स्मृति बहुत जटिल है और रुद्र को यह एक निहारिका चित्र की तरह लगता है। रुद्र के वर्तमान कल्टीवेशन स्तर के साथ वह रास्ता ढूंढने को समझ ही नहीं सकता। हालांकि भविष्य में अपनी कल्टीवेशन के स्तर में सुधार के साथ रुद्र को विश्वास है कि वह निश्चित रूप से समझ जाएगा कि रास्ता ढूंढना क्या है। अगर शून्य क्षेत्र एक परिचय था तो रास्ता ढूंढना पहले ही बैंगनी कवच वाले विशेषज्ञ को रुद्र के शब्दों पर विश्वास करने के लिए मना चुका था, क्योंकि साधारण मार्शल आर्ट्स अभ्यास करने वाले इसे समझ ही नहीं सकते थे। आखिरकार कई प्राचीन किताबें बहुत पहले नष्ट हो चुकी थीं। यहाँ तक कि अगर रुद्र ने कुछ शब्द देखे भी हों तो वह शून्य क्षेत्र को रास्ता ढूंढने से जोड़ नहीं पाता। यह तो छोड़ ही दो, रुद्र के पास अभी भी जन्मजात तलवार शरीर है। इस तरह का शरीर बहुत दुर्लभ है और यह तलवार कल्टीवेशन करने वालों का सपनों का पवित्र शरीर है। अगर आपके पास यह हो तो आप भविष्य में तलवार कल्टीवेशन के रास्ते पर और आगे बढ़ेंगे। इस समय बैंगनी कवच वाला व्यक्ति धीरे धीरे रुद्र की गर्दन पर अपनी पकड़ ढीली करने लगा। जिस क्षण उसने छोड़ा, रुद्र ने राहत की सांस ली। आराम करने के बाद रुद्र को अप्रत्याशित रूप से दूसरी ओर की उंगलियों की पतलापन और चिकनापन महसूस हुआ और नाखून काफी पतले थे और एक अजीब और हल्की खुशबू आ रही थी। इस समय बैंगनी कवच वाले व्यक्ति ने रुद्र को उठा लिया। रुद्र थोड़ा चौंका। मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम मेरे लिए कुछ करो तो मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा, और पहले मुझे ग्रेट सिहल वर्ष सम्राट की राजधानी तक पहुंचा दो। रास्ते में किसी को परेशान मत करो। बैंगनी कवच वाले मजबूत व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। समझ गया, रुद्र ने भावहीन रूप से जवाब दिया। यह गोली ले लो। बैंगनी कवच वाले व्यक्ति ने रुद्र को एक गोली फेंकी। रुद्र ने बिना हिचकिचाहट के इसे खा लिया। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैंने तुम्हें जहर दे दिया? बैंगनी कवच वाले व्यक्ति ने पूछा। अगर वरिष्ठ मुझे मारना चाहते हैं तो जहर देने की जरूरत नहीं है।
वह सिर्फ एक उंगली से मुझे मार सकते हैं। रुद्र ने बिना पीछे देखे कहा, तुम वास्तव में स्मार्ट हो और तुमसे बात करना आसान है। तुमने अभी जो लिया वह दिव्य ड्रैगन पिल है। इसे मार्शल किंग स्तर से नीचे के मार्शल आर्ट्स अभ्यास करने वाले ले सकते हैं ताकि बहुत कम समय में चोटों से उबर सकें, बैंगनी कवच वाले मजबूत व्यक्ति ने कहा। दरअसल बैंगनी कवच वाले विशेषज्ञ को बताने की जरूरत नहीं थी। रुद्र पहले ही महसूस कर चुका था कि दिव्य ड्रैगन पिल कितना शक्तिशाली है। इसे लेते ही वे त्वचा के घाव पपड़ी बन गए। इतना ही नहीं, टूटी हुई तलवार नसें भी तेजी से ठीक होने लगीं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो रुद्र को उम्मीद थी कि वह थोड़े समय में पूरी तरह ठीक हो जाएगा और उस समय तक उसके पास भी ताकत होगी। तुम्हारे पास कोई गलत विचार नहीं होने चाहिए। मैंने तुम्हें दिव्य ड्रैगन पिल इसलिए दिया ताकि तुम तेज चल सको। ये मत सोचो कि ठीक होने के बाद तुम मुझ पर हमला कर सकते हो। अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा करवाऊंगा, बैंगनी कवच वाले व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। एक छोटी बादल नाव जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, उसमें से एक आश्चर्यजनक लड़की जो ठंड से ढकी थी धीरे धीरे बाहर रेंग रही थी। जहां भी वह रेंगी वहां बर्फ के क्रिस्टल बन गए। नीली रोशनी आकाश से बाहर तैरती हुई आई और उसमें से एक छाया उभरी। यह एक छोटी लड़की निकली, लेकिन इस छोटी लड़की की आंखों में उसकी जवानी से मेल न खाने वाली परिपक्वता थी। यह वास्तव में मेरे लिए आश्चर्यजनक है। मुझे वह नीच औरत नहीं मिली, लेकिन यहाँ मुझे 7 बार काली बर्फ शरीर वाली एक लड़की मिली। छोटी लड़की ने अपने हाथ पीछे रखे और उस आश्चर्यजनक लड़की को देखा। स्नेहा ने दूसरी ओर को ठंडी आंखों से घूरा। उसकी सुंदर आंखों में गहरा नफरत भरा हुआ था, क्योंकि यह व्यक्ति बादल नाव के विनाश का कारण था। बादल नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रुद्र शायद बच नहीं पाया। तुम्हारी आंखों में बहुत गुस्सा है। तुम मुझे मारना चाहती हो, है ना? तो मैं तुम्हें यह मौका दूंगी। मेरे साथ वापस चलो। मैं तुम्हें सबसे मजबूत विरासत दूंगी। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम मेरे साथ मुकाबला कर सकोगी। उस समय बस वापस आकर मुझे मार देना, छोटी लड़की ने कहा। क्यों? स्नेहा ने पूछा। क्योंकि तुम्हारा शरीर बहुत खास है और मेरी सम्राट की विरासत के लिए बहुत उपयुक्त है, छोटी लड़की ने कहा। स्नेहा चुप रही। थोड़ी देर बाद स्नेहा छोटी लड़की के साथ हवा के रास्ते चली गई। दिव्य ड्रैगन पिल का प्रभाव वास्तव में बहुत मजबूत है। सिर्फ आधे घंटे में रुद्र का शरीर लगभग ठीक हो गया था और उसे पहले से ज्यादा मजबूत महसूस हो रहा था। यह रुद्र को आश्चर्यचकित कर गया। साधारण गोलियां शरीर को मजबूत नहीं कर सकती थीं। केवल कुछ खास खजानों को मिलाकर बनाई गई गोलियां ही ऐसा कर सकती थीं। यह चलना वास्तव में बहुत उबाऊ था। पीछे बैंगनी कवच वाला व्यक्ति चुप रहा। रुद्र को कुछ गलत लगा। मार्शल सम्राट बनने के लिए वह निश्चित रूप से मूर्ख नहीं था। इसके बजाय वह बहुत स्मार्ट था। शायद वह पहले जो कुछ कहा था उसमें खामी ढूंढ रहा था। वरिष्ठ, यह दिव्य ड्रैगन पिल साधारण गोलियों से अलग है, रुद्र ने कहा। क्या तुम गोलियों के बारे में जानते हो? बैंगनी कवच वाले व्यक्ति ने थोड़े आश्चर्य से कहा। उसने मुझे कुछ सिखाया था, रुद्र ने कहा। तो क्या तुम दिव्य ड्रैगन पिल में अंतर महसूस कर सकते हो? बैंगनी कवच वाले व्यक्ति ने पूछा। क्या इसमें लाल ड्रैगन का खून है? रुद्र ने पूछा। तुम वास्तव में इसे महसूस कर सकते हो? बैंगनी कवच वाले मजबूत व्यक्ति की आवाज में आश्चर्य था। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, वरना तुम लाल ड्रैगन के खून जैसी चीजों के बारे में नहीं बता पाते। लाल ड्रैगन का खून एक जादुई जानवर का खून का सार है। यह बेहद कीमती है। इसका उपयोग गोलियां बनाने में शरीर को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। अगर उसके पास केवल दिव्य ड्रैगन पिल न होता और कोई अन्य गोली न होती, तो बैंगनी कवच वाला मजबूत व्यक्ति रुद्र को इतनी आसानी से दिव्य ड्रैगन पिल कैसे देता? जीवित रहने के लिए उसे एक दिव्य ड्रैगन पिल बर्बाद करना पड़ा, वरना अगर उसके दुश्मन उसे ढूंढ लेते तो वह मर जाता। बैंगनी कवच वाले मजबूत व्यक्ति के स्तर तक पहुंचने वाला व्यक्ति बहुत अच्छी तरह जानता था कि कैसे चुनना है। अपनी जान की तुलना में वह अपने शरीर के बाहर की हर चीज को छोड़ सकता था। यह दिव्य ड्रैगन पिल अभी पूर्ण नहीं है। अगर यह एक पूर्ण दिव्य ड्रैगन पिल होता तो मेरी चोटें 1/4 घंटे में पूरी तरह ठीक हो सकती थीं, रुद्र ने कहा।
लड़के, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें थोड़ा बहुत पता है, बकवास मत करो। बैंगनी कवच वाले व्यक्ति की आवाज गहरी हो गई। अगर लाल ड्रैगन का खून शुद्ध गुणवत्ता तक पहुंच जाए तो क्या दिव्य ड्रैगन पिल की गुणवत्ता बढ़ेगी? रुद्र ने पूछा। बेशक बढ़ेगी, लेकिन लाल ड्रैगन के खून को शुद्ध स्तर तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है। इस लाल ड्रैगन के खून को शुद्ध करना बेहद मुश्किल है। यहां तक कि अगर मैं इसे शुद्ध करने की कोशिश करूं तो ये केवल अर्ध शुद्ध स्तर तक पहुंचेगा, बैंगनी कवच वाले मजबूत व्यक्ति ने कहा। मुझे लाल ड्रैगन के खून को पूरी तरह शुद्ध करने का एक तरीका पता है, रुद्र ने कहा। कौन सा तरीका? बैंगनी कवच वाले व्यक्ति ने जल्दी से पूछा। यह उसने मुझे सिखाया था। उसने कहा कि अगर लाल ड्रैगन के खून को जंगली खून के साथ मिलाया जाए और फिर आग की शोधन के साथ ठंडा किया जाए तो यह शुद्ध स्तर तक पहुंच सकता है, रुद्र ने कहा। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यह भी सिखाया? बैंगनी कवच वाले व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ ली। वरिष्ठ, मैं उस व्यक्ति का शिष्य बनने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी तक शून्य क्षेत्र के स्तर तक नहीं पहुंचा हूं। रुद्र ने जल्दी से सुधार किया। ये शब्द सुनकर बैंगनी कवच वाले मजबूत व्यक्ति की आंखों में गंभीरता दिखाई दी। केवल शून्य को तोड़ने से ही शिष्य बन सकता है, तो क्या वह उस शिष्य बनने के योग्य भी नहीं है? उस व्यक्ति को ऊपरी क्षेत्र में किस स्तर तक पहुंचना चाहिए? बैंगनी कवच वाला व्यक्ति दूर आकाश को देखने लगा। उसका चेहरा भ्रम में खो गया। अगर वह शून्य को नहीं तोड़ सकता तो वह उच्च स्तर में कदम नहीं रख सकता और उसे अपने जीवन भर यहां रुकना होगा। मेरा मार्शल आर्ट्स कहां है? बैंगनी कवच वाला व्यक्ति अपने आप से बड़बड़ा उठा। मार्शल आर्ट्स हमेशा आगे है। केवल भ्रम को तोड़कर ही हम सच्चा अर्थ देख सकते हैं। हालांकि रुद्र समझ नहीं पाया। ये वे शब्द थे जो सुदरस ने वो शून्य को तोड़ने के बाद छोड़े थे। बैंगनी कवच वाला व्यक्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अपने आप से बड़बड़ाया। मार्शल आर्ट्स आगे है। भ्रम को तोड़ो और सच्चा अर्थ देखो। मार्शल आर्ट्स आगे है। जैसे कोई जादू में खो गया हो, बैंगनी कवच वाला मजबूत व्यक्ति लगातार झप करता रहा और साथ ही बैंगनी कवच वाले मजबूत व्यक्ति से एक बेहद भयानक आभा उमड़ पड़ी। रुद्र का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि यह आभा बहुत भयानक थी। हट जाओ! बैंगनी कवच वाले मजबूत व्यक्ति ने अचानक रुद्र को धक्का दिया और एक शक्तिशाली बल ने रुद्र को 800 फीट दूर झटका दिया। फिर बैंगनी कवच वाले मजबूत व्यक्ति से एक भयानक बैंगनी रोशनी उभरी। रुद्र का दिल जोर से धड़क रहा था और वह पूरी ताकत से दूसरी ओर दौड़ा। धमाका! एक तेज आवाज सुनाई दी। बैंगनी रोशनी फट गई और भयानक शक्ति चारों ओर फैल गई। 1000 फीट के दायरे में बैंगनी रोशनी से ढक गया और सब कुछ मिटा दिया गया। रुद्र पहले ही 1000 फीट दूर दौड़ चुका था, लेकिन फिर भी वह हवा के प्रभाव से टकराया, जिससे रुद्र को लगभग खून की उल्टी हो गई। हवा का प्रवाह धूल को दूर ले गया। फिर रुद्र मुड़ा। जब उसने 1000 फीट गहरा गड्ढा देखा तो वह सांस नहीं रोक सका। अगर बैंगनी कवच वाला योद्धा उसे अभी 800 फीट दूर न धकेलता तो यह शक्ति शायद उसे टुकड़े टुकड़े कर देती। पता नहीं वह मर गया या नहीं। रुद्र को एहसास हुआ कि यह भागने का मौका था, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह वापस मुड़ गया। जल्द ही रुद्र गड्ढे के केंद्र में आया। बैंगनी कवच वाला व्यक्ति जमीन पर पड़ा था। मूल बैंगनी हेलमेट और मास्क आधे टूट गए थे, जिससे आधा चेहरा दिखाई दे रहा था। सभी जीवों को मोहित करने का क्या मतलब है? सिर्फ आधा चेहरा ही लोगों को कांपने के लिए काफी है। अगर हेलमेट उठा लिया जाए तो जो चेहरा सामने आएगा वह कितना आश्चर्यजनक होगा। तुम क्या देख रहे हो? बैंगनी कवच वाले मजबूत व्यक्ति ने अपनी बैंगनी आंखों से रुद्र को घूरा। उसके चेहरे पर नाराजगी दिखाई दी। वो एक लड़की थी, उम्र में रुद्र से बड़ी। रुद्र को लगा वो कोई आदमी था। वरिष्ठ, आप ठीक हैं? रुद्र ने होश में आने के बाद पूछा। मुझसे दूर रहो। अगर तुम पास आए तो मुझे तुम्हें मारने के लिए दोष मत देना, बैंगनी कवच वाली लड़की ने ठंडे स्वर में कहा। रुद्र रुक गया। माहौल अचानक थोड़ा सुस्त और अजीब लगने लगा। लगभग 30 सांसों के बाद बैंगनी कवच वाली लड़की ने सबसे पहले सुस्ती को तोड़ा। तुम्हारे पास भागने का मौका था, तुम वापस क्यों आए? दिल नहीं माना, रुद्र ने कहा।
दिल नहीं माना। बैंगनी कवच वाली लड़की ने ठंडे स्वर में हंसा। क्या तुम मुझ पर तरस खा रहे हो? लड़के, क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने मूर्ख हो? तुम्हारे कल्टीवेशन स्तर के साथ तुम मुझ पर तरस खाते हो। यह वास्तव में हास्यास्पद है। रुद्र ने बहस नहीं की, लेकिन आगे बढ़ने की तैयारी की। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे पास मत आओ। क्या तुम बहरे हो? बैंगनी कवच वाली लड़की ने गुस्से में चिल्लाया। सचमुच रुद्र अपने दिल में जानता था कि उसकी अभी की हरकतें सिर्फ एक परीक्षण थीं। बैंगनी कवच वाली लड़की के पास वास्तव में कोई शक्ति नहीं थी। कम से कम अब उसने अपनी शक्ति खो दी थी। अभी वह उन्मादी हो गया था और बैंगनी कवच वाली लड़की शक्ति के प्रतिघात से गंभीर रूप से घायल हो गई थी। रुद्र ने अनुमान लगाया कि बैंगनी कवच वाली लड़की के पास अब कार्रवाई करने की ताकत नहीं थी, वरना वह उसे बार बार क्यों रोकती। अगर वास्तव में उसके पास शक्ति होती तो बैंगनी कवच वाला व्यक्ति रूप से अपनी शक्ति छोड़कर उसे झटका देता। हालांकि रुद्र जुआ खेलने की हिम्मत नहीं कर सका। क्या होगा अगर बैंगनी कवच वाले योद्धा के पास अन्य क्षमताएं बची हों? आखिरकार वह मार्शल सम्राट है। यहाँ तक कि अगर वह गंभीर रूप से घायल है तो भी उसके पास उसके साथ निपटने के अन्य साधन हो सकते हैं। बहुत सोच विचार के बाद रुद्र ने आखिरकार आगे परीक्षण करने का विचार छोड़ दिया। वरिष्ठ, चिंता मत करो। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको सिहलवर्ष सम्राट की राजधानी तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि मैंने वादा किया है तो मैं इसे अंत तक निश्चित रूप से पूरा करूंगा, रुद्र ने गंभीरता से कहा। बैंगनी कवच वाली लड़की ने आश्चर्य से रुद्र को देखा। वह बता सकता कि रुद्र महसूस कर सकता था कि उसकी चोट बहुत गंभीर थी, यहाँ तक कि वह कार्रवाई भी नहीं कर सकता था। अगर रुद्र इस समय कार्रवाई करता है तो वह उसे मारने में निश्चित है। बेशक उसके पास भी अन्य तरीके हैं जिससे वह रुद्र को ऐसा करने का पछतावा करवा सकती है। इस समय दूर से एक हलचल हुई। कोई आया। उस लड़की की आंखें सिकुड़ गईं। रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस समय कोई आएगा। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद वह जल्दी से आगे दौड़ा। बैंगनी कवच वाली लड़की एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और जब उसे होश आया तो उसका चेहरा ठंडा और ठंडा हो गया। आदमी का मुंह झूठा होता है। अभी उसने कहा था कि वह मुझे सिहलवर्ष सम्राट की राजधानी तक पहुंचाएगा, लेकिन जैसे ही खतरा आया वह पहले भाग गया। मुझे पता था कि पुरुषों के शब्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अगर वह छोटा शैतान हो तो भी वह औरतों से झूठ बोलने की अपनी प्रकृति को नहीं बदल सकता। बैंगनी कवच वाली लड़की की आंखों में गुस्सा भर गया, क्योंकि उसने अब भी रुद्र के शब्दों पर विश्वास किया था, लेकिन रुद्र बोलने के बाद ही भाग गया। अचानक दूर से चाकू की तेज आवाज आई और फिर वह हलचल पूरे आसपास के क्षेत्र में फैल गई। गड्ढे में पड़े बैंगनी कवच वाले व्यक्ति के चेहरे पर जटिल भाव थे। वह चुपचाप जा सकता था, लेकिन उसने इतना बड़ा शोर मचा दिया। क्या यह मेरी मदद के लिए उन लोगों को दूर ले जाने के लिए है? बैंगनी कवच वाली लड़की के दिल में हल्की सी भावना जागी। उसने ज्यादा नहीं सोचा, बल्कि अपनी पूरी ताकत से अपनी शक्ति को बहाल करना शुरू कर दिया। जो भी व्यक्ति है उसे जल्दी पीछा करो, उसे भागने मत दो। कमबख्त, तुमने हमारे कांगशान डाकुओं को छूने की हिम्मत की, उसे घेर लो और मार डालो। दूर से एक चीख सुनाई दी और मार्शल आर्ट्स अभ्यास करने वालों का एक समूह पीछा करने लगा। इस समय हवा को चीरने वाली एक आवाज आई और वे रुद्र की दिशा में पीछा कर रहे थे। बैंगनी कवच वाली लड़की समायरा के चेहरे पर हल्की हलचल हुई और वह दुखी नजर आई। रुद्र केवल जन्मजात क्षेत्र में था। जन्मजात तलवार शरीर के बावजूद ऐसे व्यक्ति से मुकाबला करना मुश्किल था। कितना अफसोस, समायरा ने धीरे से आह भरी। समायरा ने बहुत से लोगों को देखा था जिनमें बहुत ऊंची प्रतिभा थी और उनमें से कुछ रुद्र से भी ज्यादा प्रतिभाशाली थे। हालांकि ऊंची प्रतिभा का मतलब यह नहीं था कि वे उच्च स्तर में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग युवावस्था में ही मर गए। रुद्र न केवल बहुत प्रतिभाशाली है, बल्कि उसके पास विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी है, इसलिए भविष्य में उसके पास बढ़ने की बहुत गुंजाइश है। लेकिन ईश्वर की मर्जी इंसानों के साथ खिलवाड़ करती है और वे बड़े होने से पहले ही मर गए। कांगशान डाकू, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं उन्हें सबको मार डालूंगी। समायरा ने दूर देखा।
फिर धीरे से नजरें वापस ले ली। रुद्र के हाथ में काला भारी चाकू काटता हुआ गया और दुआन युए की शक्ति ने सीधे एक मार्शल कलाकार को जमीन पर गिरा दिया। बची हुई शक्ति ने चारों ओर से घेरने वाले 4 मार्शल आर्ट्स अभ्यास करने वालों को हिला दिया। कांगशान डाकू। रुद्र ने उम्मीद नहीं की थी कि उसे यहाँ कांगशान डाकुओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा ये कांगशान डाकू सांची संप्रदाय के लोगों से कहीं ज्यादा भयानक है। इन कांगशान डाकुओं का कल्टीवेशन स्तर कमजोर नहीं है और सबसे खराब स्थिति में भी वे सभी जन्मजात क्षेत्र में हैं। इसके अलावा जब उनका साथी गिर गया तो बाकी कांगशान चोरों ने उसकी ओर देखा भी नहीं, जैसे कि मरने वाला उनका अपना नहीं था। कांगशान डाकुओं की आंखें लाल थीं, उनके चेहरे क्रूर और विकृत थे और कुछ के चेहरों पर अजीब मुस्कान थी। उनके खून की प्यासी नजरें लोगों को कंपाती थीं। वे पहले काटने वाले चाकू पकड़े हुए थे, लेकिन अचानक उन्हें खंजर से बदल दिया गया और खंजर हरे थे और जाहिर तौर पर उनमें बहुत ज्यादा जहर लगा हुआ था। इस समय 4 कांगशान डाकू एक साथ रुद्र पर झपटे। रुद्र ने अचानक काला भारी चाकू जमीन में घुसा दिया और फिर सिकाड़ा पंख चाकू निकाला। अगले ही पल वह उस जगह से गायब हो गया, भूत की तरह गुजरते हुए। हल्के चाकू की डरावनी बात उसकी गति है। भूतिया आकृति, तलवार की गति और चरम गति काले भारी तलवार के साथ दुआनयुए से अलग है, जो मुख्य रूप से हल्की और फुर्तीली है। डेविल में क्राई। जैसे ही तलवार की मंशा उभरी, सिकाड़ा पंख तलवार ने 4 कांगशान डाकुओं की गर्दन को एक के बाद एक काट दिया। रुद्र वापस अपनी जगह पर गिरा। बचे हुए 4 कांगशान डाकुओं को मारने से वह खुश नहीं था, बल्कि जल्दी से काला भारी चाकू पकड़ लिया। वाह! एक तेज फटने की आवाज हुई और सूखे हाथ भूत के पंजों की तरह पकड़ने लगे। 2 ध्रुव टूट गए। रुद्र ने काटा नहीं, बल्कि 2 तलवारों की शक्ति का इस्तेमाल अपने सामने रोकने के लिए किया। फिर भी वह प्रभाव की शक्ति से हिल गया और फिसल गया। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसके मुंह के कोनों से खून बहने लगा। तलवार की मंशा, तलवार मार्ग का मास्टर। जिस काले कवच वाले व्यक्ति ने कार्रवाई की, उसने रुद्र को आश्चर्य से देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरे घातक प्रहार को रोक सका। यह एक तलवार कल्टीवेशन करने वाला निकला। अफसोस की बात है कि वह आधा अक्षम तलवार कल्टीवेशन करने वाला है, वरना उसे हमारे कांगशान डाकू शाखा शिविर में भर्ती किया जा सकता था। विपक्षी बहुत मजबूत था, रुद्र का अब तक का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी। अगर रुद्र ने पहले दिव्य ड्रैगन पिल नहीं लिया होता और अपने शरीर को मजबूत नहीं किया होता, तो अभी उस पंजे से वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। जब आप कांगशान डाकुओं से मिलते हैं तो 2 ही परिणाम होते हैं, या तो आपको भर्ती किया जाता है या आप मर जाते हैं। रुद्र ने पहल की और दोनों तलवारों से काटा। 2 ध्रुव टूट गए। 2 काटने वाली तलवारों का सामना करते हुए काले कवच वाले व्यक्ति के मुंह के कोने हल्के से उठे। तुम्हारी तलवार मार्शल आर्ट्स काफी शक्तिशाली हैं। एक ही स्तर के मार्शल आर्ट्स अभ्यास करने वाले शायद तुम्हारे विरोधी न हो। यहाँ तक कि जन्मजात क्षेत्र के शिखर पर मौजूद लोग भी तुमसे दब सकते हैं। बस तुमने गलत प्रतिद्वंद्वी चुन लिया। काले कवच वाले व्यक्ति ने लापरवाही से अपने पंजे से थप्पड़ मारा। 2 चाकू टूट गए। रुद्र इतना हिल गया कि उसका शरीर डगमगा गया और उसके मुंह के कोनों से खून और भी तेजी से बहने लगा। यहाँ तक कि उसके हाथों की हथेलियां भी फट गईं और खून बहने लगा। बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी डरावने रूप से मजबूत है। रुद्र को स्पष्ट रूप से दबाव महसूस हुआ और उसे लगा कि वह शायद प्रतिद्वंद्वी के हाथों मर सकता है। हालांकि रुद्र के दिल में बहुत उत्साह था, क्योंकि उसे बहुत समय से ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला था। एक ऐसा मार्शल कलाकार जो शक्तिशाली हो और उसे दबाव का एहसास कराए, लेकिन उसे एक बार में मार न सके। ऐसा मार्शल आर्ट्स अभ्यास करने वाला मिलना मुश्किल है। रुद्र का खून उबल रहा था। लड़ाई। रुद्र के दिमाग में बस यही शब्द था। हालांकि वह मृत्यु के खतरे में था, रुद्र ने ज्यादा नहीं सोचा, बल्कि उसके साथ लड़ने के बारे में सोचा। भले ही वह मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तलवार की मंशा खिल उठी और रुद्र ने काटा। अपनी पहले सीखी हुई सभी तलवार और मार्शल आर्ट्स कौशल का उपयोग किया। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। काले कवच वाले व्यक्ति ने हंसा
और उसका पूरा दायां हाथ अचानक काला और बैंगनी हो गया और उसमें प्रकाश की धाराएं तैर रही थीं। यह एक जहरीला मार्शल कौशल है जो एक मार्शल कलाकार के शरीर को तोड़ सकता है। इसे साल भर विशेष जहर में डूबे रहकर अभ्यास करना पड़ता है। 3 जहरीले पंजे। काले कवच वाले व्यक्ति ने एक पंजे से पकड़ा और उसके आसपास की हवा विकृत हो गई। पंजे की भयानक शक्ति ने रुद्र की तलवार की छाया को टुकड़े टुकड़े कर दिया और सीधे रुद्र की ओर इशारा किया। द्विध्रुवीय नाशक रुद्र ने अपनी तलवार से काटा। काले कवच वाले व्यक्ति का चेहरा अचानक बदल गया और वह जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन तलवार ने फिर भी उसके बाएं कंधे का कवच काट दिया। रुद्र का शरीर पंजे की शक्ति से छेद गया और उसके अंग तुरंत जहरीली गैस से संक्रमित हो गए। जहरीली गैस मौके पर फट गई और रुद्र के कंधे टुकड़े टुकड़े हो गए। पृथ्वी स्तर की निम्न स्तरीय तलवार लड़ाई कौशल। काले कवच वाले व्यक्ति का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। अगर वह अभी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं करता तो शायद वह रुद्र से घायल हो जाता। तुम मरने की तलाश में हो। काले कवच वाले व्यक्ति की हत्या की भावना बढ़ गई। वह अचानक नीचे झपटा और अपने पंजों से पकड़ा। उसकी शक्ति पहले से भी ज्यादा भयानक थी। घातक हमले का सामना करते हुए रुद्र का चेहरा दृढ़ था और पीछे हटने के बजाय उसने एक कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि रुद्र जानता था कि अगर वह पीछे हटता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। इसलिए हमें केवल लड़ना होगा। जीवन और मृत्यु के क्षण में रुद्र का दिल बहुत शांत था। उसने बस स्थिति का फायदा उठाया और काले भारी चाकू और सिकाड़ा पंख चाकू को झुलाया, लेकिन किसी कारण से यह चाकू पहले से पूरी तरह अलग था। वही द्विध्रुवीय विनाश, लेकिन शक्ति पूरी तरह से अलग है। शून्य 2 तलवारों से विकृत हो गया और रुद्र स्पष्ट रूप से तलवारों के निशान देख सकता था, जिसमें एक अजीब लय थी। तलवार की शक्ति। रुद्र को तुरंत एहसास हुआ कि यह वह शक्ति थी जो उसने शुरू में बनाई थी। ये संचित शक्तियां बाधित होने के कारण गायब नहीं हुई, बल्कि हमेशा रुद्र के शरीर में मौजूद रहीं। हालांकि रुद्र पहले इसे समझ नहीं पाया था, इसलिए वह इसे प्रदर्शित नहीं कर सका। अब का चाकू रुद्र की जीवन और मृत्यु के बीच की प्रबुद्धता थी। मृत्यु के चरम दबाव से आई सफलता ने रुद्र को स्वाभाविक रूप से अपनी संचित शक्ति को मुक्त करने की अनुमति दी। काले कवच वाले व्यक्ति की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास के साथ देखा कि 2 चाकू उसके शरीर को भेद रहे थे। उसे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि वह रुद्र के हाथों मर जाएगा। बची हुई पंजे की शक्ति ने अभी भी रुद्र के शरीर को भेद दिया, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। काले कवच वाले व्यक्ति के मरने के बाद रुद्र ने जल्दी से उस व्यक्ति का थैला उठाया, अपनी चोटों को नजरअंदाज किया, मुड़ा और मूल रास्ते की ओर दौड़ा। जल्द ही रुद्र गड्ढे के बाहर पहुंच गया। अपनी शक्ति को बहाल कर रही समायरा ने अपनी आंखें खोली। जिस क्षण उसने रुद्र को देखा वह चौंक गई, क्योंकि इस समय रुद्र खून से लथपथ था और बहुत दयनीय स्थिति में था। तुम वास्तव में बच गए। समायरा के स्वर में आश्चर्य था। या तो मैं मरता हूं या वह मरता है। मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मुझे उसे अपनी पूरी ताकत से मारना पड़ा, रुद्र ने कहा। क्या तुमने शक्ति बनाने का तरीका समझ लिया है? समायरा ने रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा। हाँ, रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। समायरा ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे रुद्र की शक्ति बनाने के बाद की सादगी की प्रशंसा हुई। मार्शल आर्ट्स अभ्यास करने वालों को गर्व होना चाहिए, लेकिन अहंकारी नहीं। यहाँ तक कि अगर वे जीवन या मृत्यु के संकट का सामना करें तो बाद में उन्हें शांत और स्थिर रहना चाहिए। केवल इसी तरह से हम बदलते हालात का जवाब दे सकते हैं, जबकि अपरिवर्तित रहते हैं। केवल इसी तरह से हम भविष्य में मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। बाद में रुद्र ने पास में 6 घोड़े और एक गाड़ी पाई। गाड़ी पर कुछ खून के धब्बे थे जो जाहिर तौर पर कांगशान चोरों ने चुराए थे। वरिष्ठ, आपके साथ लड़ने वाला कौन है? रुद्र ने पूछने से खुद को रोक नहीं सका। जो नहीं पूछना चाहिए उसे मत पूछो। यह मत सोचो कि तुमने मेरी थोड़ी मदद की है तो तुम लापरवाह हो सकते हो, समायरा ने ठंडे स्वर में कहा। मेरी बहन भी उस बादल नाव पर थी। शायद उसका कुछ अनहोनी हो गया हो। मैं उस व्यक्ति की उत्पत्ति जानना चाहता हूं जिसने कार्रवाई की, रुद्र ने गहरी आवाज में कहा। समायरा कुछ नहीं बोली।
रुद्र ने और नहीं पूछा। धम, एक जेड की अंगूठी बाहर फेंकी गई। रुद्र ने इस साधारण अंगूठी को आश्चर्य से देखा। इसका आकार काफी अनोखा था, जैसे चंद्रमा का आधा हिस्सा। रुद्र ने इस वस्तु को पहचान लिया। न कंगन की तरह यह चीज एक अंतरिक्ष खजाना है और इसका उपयोग चीजों को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है। न कंगन की तुलना में न अंगूठी अधिक दुर्लभ और मूल्यवान है। न कंगन का उपयोग करने वाले बहुत कम लोग हैं और न अंगूठी का उपयोग करने वाले तो और भी कम हैं, क्योंकि यह वस्तु इतनी दुर्लभ है कि यह बेहद कीमती है और ज्यादातर लोग इसे हासिल करने के बाद भी पहनने की हिम्मत नहीं करते, मुख्य रूप से इसलिए कि उन्हें डर होता है कि इससे छीन लिया जाएगा। इसलिए अंगूठी एक प्रतीक बन गई है जो केवल अनोखी पहचान वाले लोग ही पहन सकते हैं। जो चीजें मैंने पहले इस्तेमाल की थीं, वे अब खाली और बेकार हैं। तुम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। जिस दिन तुम मार्शल किंग बन जाओगे, यह चीज मेरे पास लाना और मैं तुम्हें बताऊंगी कि बादल नाव को नष्ट करने वाला कौन है। समायरा की आवाज गाड़ी के अंदर से आई। धन्यवाद वरिष्ठ। रुद्र ने औपचारिकता नहीं की और न अंगूठी को अपनी बाईं तर्जनी पर पहन लिया। जैसे ही उसका दिमाग इसमें डूबा, उसने देखा कि न अंगूठी के अंदर का स्थान लगभग 10 फीट ऊंचा और चौड़ा था। समर्थ के मूल कंगन अंतरिक्ष की तुलना में यह उससे थोड़ा भी कम नहीं है। रुद्र ने कांगशान चोरों से एकत्र किए गए सभी 6 थैलों को नाजिए में डाल दिया, साथ ही अपने साथ ले जाई गई सभी छोटी मोटी चीजों को भी, काला भारी चाकू और सिकाड़ा पंख चाकू भी। सब कुछ डालने के बाद रुद्र को बहुत हल्का महसूस हुआ। जहां बादल नाव गिरी थी, वहां से सिहलवर्ष सम्राट की दूरी लगभग 1000 मील थी। सौभाग्य से दूरी ज्यादा नहीं थी। अगर 6 घोड़े पूरी ताकत से चलें, तो इसे 2 दिनों में पहुंचा जा सकता था। शक्ति बनाने का तरीका समझने के बाद रुद्र ने जब भी समय मिला यिन यांग विनाश का उपयोग किया। दिव्य ड्रैगन पिल निगलने के बाद रुद्र का शरीर बेहतर हो गया था और वह द्विध्रुवीय नाशक के प्रतिघात को सहन करने में सक्षम था। द्विध्रुवीय नाशक के निरंतर उपयोग के साथ तलवार की शक्ति लगातार संचित होती गई। शक्ति को अधिकतम करने के लिए कुल मिलाकर लगभग 100 यिन और यांग विनाश चालों की जरूरत होती है। रुद्र ने हिसाब लगाया कि शक्ति को अधिकतम करने के लिए लगभग 100 यिन और यांग विनाश चालें चाहिए होंगी। अगर यह कोई अन्य चाल होती तो शायद हजारों बार लगते। शक्ति संचित होने के बाद रुद्र ने अपनी तलवार रख दी और प्राचीन गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। भ्रम अभी भी वहां था और यह अभी भी दरारों से भरा था। प्रकाश का मार्शल आत्मा भी यहाँ है और यह पहले से बहुत अलग नहीं है। अभी मारे गए कांगशान डाकुओं के पास 2 मार्शल आत्माएं थीं, लेकिन वे उच्च श्रेणी की नहीं थीं, केवल 3रे दर्जे की। रुद्र ने उन्हें सीधे प्रकाश मार्शल आत्माओं को फेंक दिया। हालांकि भ्रम जितना अधिक अवशोषित करता है, उतनी तेजी से वह ठीक होता है, लेकिन अब समस्या यह है कि मार्शल आत्माओं की मात्रा और गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। अगर भ्रम इसे अवशोषित करता है तो शायद यह बिल्कुल ठीक न हो सके। प्रकाश का मार्शल आत्मा अलग है। यह अभी भी पुनर्जनन चरण में है और मार्शल आत्मा सार का निरंतर सेवन इसके तेजी से बढ़ने में मदद करेगा। वरिष्ठ, क्या आपने प्रकाश प्रकार के मार्शल आत्मा के बारे में देखा या सुना है? रुद्र ने रस्सियों को हिलाते हुए गाड़ी को नियंत्रित करते हुए पूछा। प्रकाश मार्शल आत्मा? समायरा के स्वर में भ्रम था। यह बस एक प्रकाश की गेंद है। मैंने एक बार एक मार्शल कलाकार को इसे रखते हुए देखा था, रुद्र ने कहा। प्रकाश प्रकार का मार्शल आत्मा एक उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा होना चाहिए, समायरा ने जवाब दिया। मैंने आमतौर पर किरण प्रकार के मार्शल आर्ट्स के बारे में कभी नहीं सुना। केवल उत्परिवर्ती मार्शल आर्ट्स में ही किरण प्रकार के मार्शल आत्माएं प्रकट हो सकती हैं। उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा? रुद्र काफी आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास मौजूद प्रकाश मार्शल आत्मा वास्तव में एक प्रकार का उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा है। उत्परिवर्ती मार्शल आत्माएं बेहद दुर्लभ होती हैं। हालांकि उत्परिवर्ती मार्शल आत्माएं दुर्लभ हैं, लेकिन सभी उत्परिवर्ती मार्शल आत्माओं का प्रभाव शक्तिशाली नहीं होता। कुछ उत्परिवर्ती मार्शल आत्माएं साधारण मार्शल आत्माओं से भी कम होती हैं, समायरा ने हल्के से कहा।
रुद्र ने और कुछ नहीं कहा। प्रकाश मार्शल आत्मा का स्थानांतरण प्रभाव बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन यह अभी भी पुनर्जनन चरण में था और इसकी प्रभावशीलता सीमित थी। जब यह गठन चरण में पहुंचेगा तो प्रकाश मार्शल आत्मा निश्चित रूप से एक बड़ी परिवर्तन से गुजरेगा, क्योंकि उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा परिवर्तन के मामले में साधारण मार्शल आत्मा से कहीं अधिक मजबूत होता है। सिहलवर्ष सम्राट की राजधानी रुद्र के दृष्टिकोण में दिखाई दी और क्षितिज पर सिहलवर्ष सम्राट की राजधानी की शहर की दीवारें थीं। गहरे रंग की शहर की दीवारें सैकड़ों फीट ऊंची थीं, जो जमीन पर विशाल जानवरों की तरह रेंग रही थीं। सम्राट की राजधानी के सभी हिस्से चारों दिशाओं से पहुंच योग्य हैं और मार्शल आर्ट्स अभ्यास करने वालों का आना जाना लगा रहता है। समय समय पर मार्शल आर्ट्स अभ्यास करने वाले हवा से गुजरते हैं। सबसे आकर्षक चीज एक विशाल पेड़ है जो शहर में स्थित है। इसका तना इतना विशाल है कि यह आकाश में पहुंचता है और पेड़ का शीर्ष बिल्कुल दिखाई नहीं देता। क्या यह सिहलवर्ष माता पेड़ है? रुद्र ने दूर आकाश को थामने वाले विशाल पेड़ को देखा। हालांकि वह एक काउंटी में पैदा हुआ था, रुद्र ने बचपन से ही सिहलवर्ष माता पेड़ के अस्तित्व के बारे में सुना था। सिहलवर्ष माता पेड़ सिहलवर्ष के अस्तित्व में आने से पहले से मौजूद था। बाद में सिहलवर्ष की स्थापना के बाद सम्राट की राजधानी को सिहलवर्ष माता पेड़ के आसपास बनाया गया और इसे देश का पवित्र पेड़ माना गया। इस समय रुद्र ने अचानक सिहलवर्ष माता पेड़ पर एक आग की चमक देखी। इस प्रकाश को देखकर रुद्र के दिल में एक अजीब स्नेह का एहसास हुआ। इस पल में रुद्र की आंखों में चमक हुई और आग गायब हो गई। भ्रम। रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं और जब वह ध्यान से सोचने वाला था, तभी अचानक एक समूह लोग उसके सामने दौड़ पड़े। घोड़े अचानक डर गए, चिंघाड़े और अपने अगले पैरों को ऊंचा उठाया। रुद्र ने जल्दी से दबाया और फिर 6 घोड़ों को दबा दिया गया। लड़के, इस बार देखता हूं तुम कहां जाते हो। शक्ति परिवार के हरे कपड़े और सफेद बालों वाले प्रबंधक कम ऊंचाई पर उड़ते हुए आए और रुद्र को उदास चेहरे से घूरा। प्रबंधक को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि रुद्र बादल नाव पर था जो सम्राट की राजधानी की ओर जा रहा था, इसलिए उसने लोगों को लेकर पहले से ही सम्राट की राजधानी के बाहर इंतजार करना शुरू कर दिया था। लगभग 1 महीने तक इंतजार करने के बाद रुद्र आखिरकार आ गया। इस बार न केवल रुद्र को शक्ति परिवार में वापस ले जाना था ताकि उसकी जवाबदेही हो, बल्कि उसे इतना कष्ट देना था कि वह मरने से भी बदतर हालत में हो, वरना इस 1 महीने के इंतजार का क्या मूल्य होता। प्रबंधक, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप लोगों को जल्दी ले जाएं ताकि बाद में पछतावा न हो। रुद्र ने शांति से प्रबंधक मो की ओर हाथ हिलाया। मुझे लोगों को ले जाने की सलाह दे रहे हो? तुम पहले से ही मृत्यु के कगार पर हो और फिर भी मेरे सामने नाटक कर रहे हो। प्रबंधक ने ठंडी हंसी हंसा और अपने हाथ के एक इशारे से लू परिवार के मार्शल आर्ट्स अभ्यास करने वालों का एक समूह रुद्र की गाड़ी को घेर लिया। हाय! रुद्र ने आह भरी। मेरे आराम में खलल डालो तो मर जाओ। समायरा की आवाज बाहर आई। अगले ही पल हवा का प्रवाह फटा और शक्ति परिवार के मार्शल आर्ट्स अभ्यास करने वाले, जिसमें प्रबंधक भी शामिल था, उसी जगह पर भयानक हवा के प्रवाह से छेद गए। प्रबंधक ने खाली नजरों से आगे देखा। उसे मरते वक्त तक नहीं पता था कि वह कैसे मरा। उसने केवल एक भयानक शक्ति को उभरते हुए महसूस किया और फिर कुछ भी नहीं रहा। प्रबंधक और बाकियों को गिरते देख रुद्र जल्दी से नीचे झपटा और प्रबंधक और बाकियों के साथ ले जाए गए सभी थैलों को इकट्ठा किया और फिर उन्हें अंगूठी में फेंक दिया। वरिष्ठ, हम कहां जा रहे हैं? रुद्र फिर से गाड़ी पर चढ़ गया। जब भाग्य से फिर मिलेंगे। समायरा की आवाज बाहर आई। रुद्र को बिल्कुल नहीं पता चला कि वह कैसे चली गई। जब आवाज उसके कानों तक पहुंची और जब उसने फिर से गाड़ी को देखा, वह गायब हो चुकी थी। ड्रैगन का सिर दिखता है लेकिन पूंछ नहीं। रुद्र ने अपनी नजरें वापस लीं और सम्राट की राजधानी की दिशा में देखा। सिहलवर्ष सम्राट की राजधानी ने बादल नाव के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित किया और मगध के कई प्रतिभाशालियों और यहाँ तक कि राक्षसों का घर था। यह वही था जो इशिका ने रुद्र को बताया था कि अगर उसे मौका मिले तो उसे सिहलवर्ष सम्राट की राजधानी जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यह मगध का सबसे समृद्ध स्थान था। इस समय रुद्र ने एक युवा को देखा
जिसके चेहरे पर क्रॉस का निशान था। वह पतला और लंबा था, लेकिन वह एक दोहरे किनारे वाला विशाल कुल्हाड़ी उठाए हुए था। विशाल कुल्हाड़ी 7 फीट लंबी थी, लड़के से भी लंबी। एक परिचित एहसास अपने आप पैदा हुआ। रुद्र ने बहुत कम लोगों में यह एहसास महसूस किया था। उस युवा ने भी रुद्र को देखा और अपना सिर घुमाकर रुद्र को देखा। इस पल में रुद्र को बहुत अजीब एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे दोनों लाखों सालों बाद फिर से मिल रहे हों। रुद्र को एक पल देखने के बाद युवा ने हल्के से सिर हिलाया। रुद्र ने भी सिर हिलाया। विशाल कुल्हाड़ी उठाए युवा मुड़ा और चला गया। रुद्र ने अपनी नजरें वापस लीं और उसके पीछे दक्षिण द्वार से सम्राट की राजधानी में प्रवेश किया। 1/4 घंटे बाद सेहल वर्ष सम्राट की राजधानी के दक्षिण द्वार के बाहर। हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? साक्षी ने दांत पीसते हुए गार्ड से पूछा। आप सम्राट की राजधानी में अपनी मर्जी से कैसे घुस सकते हैं? गार्ड ने गुस्से में चिल्लाया। यशवीर मौर्य ने साक्षी को आगे बोलने से रोक दिया। आप दोनों, सम्राट की राजधानी के नियम हमेशा से ऐसे रहे हैं। बिना योग्यता के सम्राट की राजधानी में प्रवेश करने के लिए आपकी उम्र 20 से कम और जन्मजात क्षेत्र से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आपको जिपू क्षेत्र से ऊपर होना चाहिए, वरना आप सम्राट की राजधानी में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। एक बूढ़े व्यक्ति ने बगल से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। यशवीर मौर्य ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। पिताजी, हम क्या करें? साक्षी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वे पहले ही सम्राट की राजधानी पहुंच चुके थे, लेकिन अंदर नहीं जा सकते थे। शहर के बाहर अस्थायी रूप से रहने के लिए जगह ढूंढते हैं। अगर स्नेहा और रुद्र सम्राट की राजधानी पहुंचते हैं तो स्नेहा निश्चित रूप से हमसे संपर्क करेगी। फिर हम उनके संपर्क में आने का तरीका ढूंढेंगे। यशवीर मौर्य ने कहा। अभी के लिए यही कर सकते हैं। साक्षी ने सिर हिलाया। सम्राट की राजधानी की समृद्धि की तुलना अन्य शहरों से नहीं की जा सकती। यहां तक कि 6 प्रमुख शहरों में से एक कालीकट भी सम्राट की राजधानी से बहुत पीछे है। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस इशिका ने कहा था कि सम्राट की राजधानी मार्शल आर्ट्स की पवित्र भूमि है। सड़क पर उठाया गया कोई भी युवा मार्शल कलाकार अगर उसे पूर्व के 5 प्रमुख संप्रदायों में रखा जाए तो वह मुख्य शिष्य बन सकता है। रुद्र ने अपने मन में सोचा। हालांकि रुद्र के पास सुदृश की स्मृति है, लेकिन स्मृति में ज्यादातर रिकॉर्ड महत्वपूर्ण चीजों के हैं और इस तरह की मिश्रित यादें जो उसकी जानकारी बढ़ाती हैं, वे बहुत पहले खो चुकी हैं। इसलिए रुद्र केवल व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने के बाद ही समृद्ध युग की समृद्धि की सराहना कर सकता था। रुद्र सिहल वर्ष पवित्र भूमि के बाहर आया। यह वह समझौता था जो उसने समर्थ और सत्यनारायण के साथ पहले किया था। अगर वे गलती से अलग हो जाए तो वे यहां मिलेंगे। हालांकि रुद्र ने उन्हें नहीं देखा, स्नेहा को भी नहीं देखा। रुद्र का दिल डूब गया। हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि स्नेहा के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, फिर भी उसे उम्मीद थी कि वह जिंदा वापस आ सकती है। कम से कम उसके दिल में एक उम्मीद की किरण थी। नतीजतन वह यहां उससे नहीं मिली। रुद्र ने अपने विचारों को संभाला और सिहल वर्ष पवित्र भूमि के मूल्यांकन के बारे में पूछने वाला था। अचानक बगल से एक परिचित चीख सुनाई दी। यह तुम हो? आवाज अभी भी कांप रही थी। रुद्र ने सिर घुमाया और देखा कि अनाया एक समूह युवा पुरुषों और महिलाओं के साथ चल रही थी। उसने हल्के से भौहें सिकोड़ लीं और मुड़कर जाने लगा। मत जाओ, अनाया चिल्लाई। फिर रुद्र की ओर इशारा करते हुए अपने बगल के युवा से कहा, भाई, ये वही था जिसने मुझे बादल नाव पर पीटा था। अनाया, हंगामा मत करो। गर्वित ने भौहें सिकोड़ ली। मैं हंगामा नहीं कर रही हूं भाई, तुम्हारी बहन को धमकाया जा रहा है। क्या तुम बस देखते रहोगे और उसकी परवाह नहीं करोगे? मैं तुम्हारी सगी बहन हूं। अनाया ने परेशान करना शुरू कर दिया। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था? बाकियों ने मुझे बताया कि समर्थ ने तुम्हें नहीं छेड़ा, यह तुम थी जिसने पहले उससे परेशानी शुरू की थी। गर्वित ने अनाया को घूरा। अनाया को अपराध बोध हुआ और उसने गर्वित की नजरों से बचाया। बहरहाल उसने मुझे मारा। मुझे बचपन से कभी नहीं पीटा गया, लेकिन उसने मुझे लात मारी और मुझे बहुत दर्द हुआ। अनाया ने दांत पीसते हुए कहा। अनाया,
जब तुम छोटी थीं तो हम स्वाभाविक रूप से तुम्हें छूट देते थे, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो और बाहर घूमने जाना चाहती हो तो चोट लगना और घायल होना अनिवार्य है। चोट लगना बुरी बात नहीं है, यह अच्छी बात है। यह तुम्हें जितनी जल्दी हो सके बड़ा होने में मदद कर सकती है। चोट लगना ठीक है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि तुम्हें चोट लगने का मौका भी न मिले, गर्वित ने सख्त चेहरे के साथ कहा। इससे पहले मू परिवार अनाया को बहुत लाड प्यार करता था और यहाँ तक कि माता पिता भी उसे मारने या डांटने को तैयार नहीं थे। वास्तव में कालीकट में कोई भी अनाया को छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन यह कालीकट नहीं है बल्कि सिहलवर्ष सम्राट की राजधानी है। यहाँ कई लोग हैं जो आनंद परिवार को छेड़ने की हिम्मत करते हैं। अगर अनाया ऐसे ही चलती रही तो शायद कुछ हो जाएगा। अनाया डांट के बाद सिर नहीं उठा सकी। उसके चेहरे पर शिकायत का भाव था और वह होंठ फुलाए हुए थी। वह मूल रूप से चाहती थी कि उसका बड़ा भाई गर्वित आगे आए और रुद्र को सबक सिखाए, लेकिन रुद्र को सबक सिखाने के बजाय उसे खुद डांट पड़ गई। गर्वित ने डांटना जारी नहीं रखा, बल्कि आगे बढ़कर रुद्र की ओर हाथ जोड़ा और कहा, रुद्र, मेरी बहन ने पहले कुछ गलत किया था और मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। रुद्र को वास्तव में गर्वित की अच्छी छाप थी। आखिरकार यह व्यक्ति अधिक सामान्य सोच वाला था। क्या आप मुझे जानते हैं? रुद्र ने गर्वित को आश्चर्य से देखा। रुद्र, हम सभी कालीकट से हैं। हालांकि हम कभी नहीं मिले, लेकिन इसके बारे में सुना है। इसके अलावा रुद्र हाल ही में कालीकट में काफी प्रसिद्ध है। जब मयूर मार्शल पैलेस के उत्तरी और दक्षिणी घरानों के बीच लड़ाई हुई थी, मैं भी वहां देखने गया था, गर्वित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मयूर मार्शल पैलेस के दो घरानों की लड़ाई में रुद्र स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला था। उस समय गर्वित ने लोगों को लेकर निरीक्षण किया था और रुद्र को अपनी आंखों से कार्रवाई करते देखा था। मेरी बहन ने रुद्र को नाराज किया और रुद्र का उसे सबक सिखाना स्वाभाविक था और रुद्र ने उसे चोट नहीं पहुंचाई तो वह दयालु था। हालांकि एक बड़े भाई के रूप में मैं अपनी बहन को धमकाते हुए देखकर बिना कार्रवाई किए नहीं रह सकता, तो मुझे कार्रवाई करनी होगी। एक चाल कैसे रहेगी? गर्वित ने रुद्र को देखा। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सीधे एक तलवार में बदल गया और वास्तविक कार्रवाइयों से इसे व्यक्त किया। विशाल तलवार ने गर्वित पर काटा और गर्वित ने भी कार्रवाई की। 6 रास्तों में बदलकर विशाल तलवार की दिशा में हमला किया और दोनों हमले टकरा गए। धम, हवा का प्रवाह उमड़ा और रुद्र और गर्वित ने एक एक कदम पीछे लिया। सिर्फ 1 महीने में रुद्र की ताकत इतनी मजबूत हो गई। गर्वित ने रुद्र को आश्चर्य और खुशी से देखा। अगर उसने 1 महीने पहले रुद्र को कार्रवाई करते नहीं देखा होता तो उसे विश्वास नहीं होता कि रुद्र ने इतनी बड़ी प्रगति की होगी। अगर यह 1 महीने पहले का रुद्र होता तो गर्वित को पूरा यकीन होता कि वह उसे पीछे हटा सकता था। आखिरकार रुद्र ने अनाया को पीटा था और बड़े भाई के रूप में उसे रुद्र को सबक सिखाना पड़ता, लेकिन अब रुद्र को सबक सिखाना असंभव है। आपको पता है, रुद्र ने अभी तक अपनी तलवार नहीं निकाली है। जब एक तलवार कल्टीवेशन करने वाला तलवार का उपयोग नहीं करता तो वह अपनी सबसे मजबूत ताकत का केवल 70% होता है, लेकिन अगर वह तलवार लेता है तो बात अलग होती है और उसकी ताकत नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। रुद्र, अगर आपका कल्टीवेशन स्तर ऊंचा होता और जन्मजात क्षेत्र के शिखर तक पहुंच जाता तो आप पृथ्वी सूची के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, गर्वित ने कहा। पृथ्वी सूची के लिए लड़ाई? रुद्र बहुत नहीं था, क्योंकि ऐसी झूठी प्रतिष्ठा का क्या मतलब था, जैसे कि वह रुद्र के विचारों को देख सकता हो। गर्वित ने कहा, रुद्र, यह पृथ्वी सूची केवल प्रसिद्ध के लिए नहीं है, बल्कि इसमें वास्तविक लाभ भी है। अगर आप पृथ्वी सूची के स्तर तक नहीं पहुंचते तो लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास यह है और आप इसके लिए नहीं लड़ते तो क्या यह पुरस्कारों की बर्बादी नहीं होगी? कोई पुरस्कार है? रुद्र ने गर्वित को आश्चर्य से देखा। बेशक, अगर आप पृथ्वी सूची में प्रवेश करते हैं और रैंकिंग में सूचीबद्ध नहीं होते तो आपको विश्व टावर में प्रवेश करने की योग्यता मिल सकती है। इस विश्व टावर की योग्यता हासिल करना आसान नहीं है। अगर आप इसे हासिल कर सकते हैं तो आप अंदर जाकर मौका ले सकते हैं, गर्वित ने कहा। जब तक आप विश्व टावर में जीवित रह सकते हैं, निश्चित रूप से अवसर होंगे।
ये सिर्फ आपकी किस्मत पर निर्भर करता है और क्या आप बड़ा अवसर हासिल कर सकते हैं। विश्व टावर के बारे में रुद्र पहले ही ये शून फेंग और समर्थ से सुन चुका था और पहले समर्थ से वादा किया था कि वह विश्व टावर में उसकी रक्षा करेगा। अगर समर्थ अभी भी जिंदा होता तो रुद्र निश्चित रूप से विश्व टावर में प्रवेश करता, लेकिन अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो आप अवसर नहीं ले सकते। विश्व टावर में क्या अवसर है यह रुद्र नहीं जानता, लेकिन गर्वित के अनुसार वह विश्व टावर में प्रवेश करने की बहुत सिफारिश करता है। रुद्र पहली बार सम्राट की राजधानी में आए हैं। शायद आपके पास अभी रहने की जगह नहीं है ना? हमारे साथ क्यों नहीं रहते? हम सभी कालीकट से हैं, लेकिन गांव वाले हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। गर्वित ने निमंत्रण दिया। ठीक है। रुद्र ने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर सिर हिलाया। जब गर्वित कुछ कहने वाला था, अनाया ने उसे खींच लिया। रुद्र, एक पल रुकें, गर्वित ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर अनाया ने उसे एक कोने में खींच लिया। भाई, आपने उसे हमारे साथ रहने के लिए क्यों आमंत्रित किया? मैं सहमत नहीं हूँ। मैं उसे हमारे साथ रहने की अनुमति नहीं दूंगी। अनाया ने गर्वित को घूरा। नाटक मत करो, ये मेरा फैसला है। अगर तुमने फिर से रुद्र को छेड़ने की हिम्मत की तो मैं खुद तुम्हें सबक सिखाऊंगा। गर्वित ने अनाया को घूरा और कहा। अनाया इतनी परेशान थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पैर पटके और अनिच्छा से एक तरफ चली गई। युवा मालिक, मैं सुझाव देता हूं कि आप दोबारा सोचें। मुख्य प्रबंधक पास आया और गर्वित से कहा, रुद्र ने कालीकट में बहुत परेशानी पैदा की है। उसने न केवल ये परिवार को नाराज किया है, बल्कि मयूर मार्शल पैलेस को भी। अगर आप उसके साथ दोस्ती करते हैं तो निश्चित रूप से मयूर नांगोंग वुडियान आपको बाहर कर देंगे। मयूर मार्शल पैलेस बाहर करते हैं? मेरा मुंह परिवार उनसे डरता है क्या? गर्वित ने शांति से कहा। न केवल वे, बल्कि शक्ति परिवार भी। आपको पता होना चाहिए कि शक्ति परिवार का किंग बहुत लोकप्रिय है। मुख्य प्रबंधक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। रिश्तों की बात करें तो रुद्र और प्रिंसेस इशिका एक जैसे नहीं है, यह बहुत करीब है। गर्वित ने मुख्य प्रबंधक को देखा और कहा, यह अलग है। प्रिंसेस इशिका किसी भी शक्ति से जुड़ी नहीं है, वह अकेली है। भले ही वह रुद्र के बहुत करीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह रुद्र को कुछ समय के लिए बचा सकती है, लेकिन वह रुद्र को हमेशा के लिए नहीं बचा सकती। प्रबंधक ने सिर हिलाया। अंकल, मैं समझता हूं कि आपका क्या मतलब है, लेकिन मुझे लगता है कि रुद्र से जान पहचान करना लायक है, गर्वित ने कहा। युवा मालिक, आप। मुख्य प्रबंधक ने भौहें सिकोड़ ली। ठीक है, मैंने अपना फैसला कर लिया है। जहां तक शक्ति परिवार की बात है, मेरा आनंद परिवार उनसे कैसे डर सकता है? गर्वित ने शांति से कहा।